बिहार उपचुनाव में लालू के प्रचार प्रसार पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने लगाया ब्रेक, कहा पटना नहीं आएंगे लालू यादव। पटना के कालिदास रंगालय में सांकेतिक रूप से होगा रावण दहन, कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। भारत को यूएनएचआरसी में भारी बहुमत के साथ छठे कार्यकाल के लिए फिर से किया गया निर्वाचित, सम्मान संवाद सहयोग का संदेश। देश में कोयला संकट जारी, 135 में से 18 थर्मल पावर प्लांटों में खत्म हुआ कोयला। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां काउंटिंग नियम का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मतों का मिलान कर डेटा फीड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि गलती करने पर कार्रवाई जो है उसकी भी चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर जो बड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जो है वो सामने आया है और इसको लेकर के अब बात करें तो काउंटिंग नियम का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती जाएगी। दरअसल कई बार ये बातें सामने आई हैं कि जिस तरीके से काउंटिंग में प्रत्याशियों की जीत हुई है, तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रीकाउंटिंग हो, काउंटिंग में गड़बड़ी है। अब इसको लेकर के बड़ी खबर ये है कि मतों का मिलान कर डेटा फीड किया जाएगा, उसके बाद ही जीत का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में गलती होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और ये चेतावनी एक तरह से हम कह लें तो दी गई है कि बिहार पंचायत चुनाव में ये बड़ा हम कह सकते हैं कि ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि किसी तरीके की गड़बड़ी काउंटिंग के समय ना हो। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आने की खबर पर इन दिनों सुर्खियों में थी, लेकिन इस बीच लालू यादव की धर्मपत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लालू के पटना आगमन वाले बयान पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल पूर्व सीएम गुरुवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुई, लेकिन इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान राबड़ी देवी ने बताया कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए फिलहाल वे दिल्ली से डॉक्टरों की देखरेख में हैं। हालांकि राबड़ी देवी ने यह जरूर कहा है कि तारापुर और कुशेश्वर दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत होगी। लालू जी को लाने जा रही हैं। लालू जी इलाज में है, जल्द आ सकते हैं बिहार। बिहार अभी नहीं आ सकते। 2 सीट पे चुनाव होना है मैडम, जीतता है पूरा जीतता है, आरजेडी जीतेगा। विजयदशमी के मौके पर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के कारण आयोजित नहीं किया जा रहा था। इस साल पटना के कालिदास रंगालय में सांकेतिक तौर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। आज 4 बजे से रावण वध कार्यक्रम की शुरुआत कालिदास रंगालय में होगी और कालिदास रंगालय में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम को सोशल साइट के माध्यम से देख सकते हैं। तो बता दें आपको कि कोरोना काल की वजह से रावण दहन नहीं हो रहा था। तमाम तरह की जो पब्लिक गैदरिंग है उस पर प्रशासन की तरफ से रोक थी, सरकार की तरफ से रोक थी, लेकिन अब इसको लेकर हम बता दें कि सांकेतिक रावण दहन जो है वो होगा पटना के कालिदास रंगालय में और जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सोशल मीडिया के जरिए की जाएगी। गोपालगंज में एक 4 वर्षीय मासूम की हत्या कर बदमाशों ने सबको झाड़ी में फेंक दिया। घटना माझागढ़ थाना इलाके के
ब्लूही की है, जहां पर मासूम अपनी मां के साथ मंदिर आई थी। इस दौरान बच्ची लापता हो गई, जिसके बाद परिजन खोजबीन करने लगे। तभी बच्ची का शव एक झाड़ी में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना माझागढ़ रेलवे लाइन झिमिलिया की बताई जा रही है। इमलिया की बताई जा रही है। बता दें आपको कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अब भेज दिया है। ट्रेन की चपेट में आने से दरअसल युवक की मौत हुई है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के पंचवटी नगर में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाली जमीन में नाले का पानी कई दिनों से गिरा हुआ था और स्थानीय लोगों के अलावा नगर निगम के लोग भी इस मामले को लेकर लापरवाह बने हुए थे। बच्चा दुर्गा पूजा में घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ जाने वाला था और तैयार होकर घर से बाहर भी निकल गया था। इसी दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बिजली है लेकिन वगैरह देखिए, यहाँ पर पूरा मच्छर है। आदमी जाने में कितना तकलीफ होता है। पूरा रोड पर पानी है, आदमी यहाँ से जाता है। बहुत बार बच्चे गिर भी जाते हैं। बहुत बच्चे को सर भी फट गया। और सिर्फ इसमें आते हैं नगर निगम वाले, कहते हैं टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स किस बात के दे, जब हम सबका रोड नली गली बल्बे नहीं कर रहा है। हम सब पानी हिल के रोज जा रहे हैं, किस बात का हम सब टैक्स दे? लाइट के लेके। कौन है आपका पार्षद? कौन है? छठिया देवी। किस वार्ड में? वार्ड नंबर 1 से। जो बच्चे की आज घटना घटी है वो कहाँ पे घर है? उनका पंचवटी कॉलोनी दीघा बगीचा में घर है। आपका कहाँ घर है? वो बगल में उनके। आप ही के बगल में? नियर। क्या कितने बजे बॉडी मिली? कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे मिली। हाँ। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के फुलपोखर गांव में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि कारू चौधरी हर रोज नदी पार करके तार चढ़ने जाता था और जब सुबह तार चढ़कर जब वापस आ रहा था तो नदी में संतुलन बिगड़ने से वह पानी में डूब गया। ग्रामीण द्वारा उसे पानी से बाहर निकालकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इसकी सूचना नूरसराय थाने को दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये जो है कारू चौधरी तार चढ़ने नदी जो है तैर के पार करके जाता था चढ़ने के लिए, और ये तो चला गया। लौटने के क्रम में पार करके जो है नदी में तैर के पार कर रहा था और धारा तेज रहने के कारण जो है संभल नहीं पाया और उसी में डूब गया। इसकी घटना कैसे आप लोगों को पता चली? ग्रामीण जनता के द्वारा बताया गया। और ग्रामीण जनता वहाँ पे देख रहा, बच्चे लोग जो नदी पर थे वो देखे कि तैर करके पार कर रहे हैं। अचानक जो है उनकी संतुलन गड़बड़ा गया और वो डूब। इसकी सूचना ग्रामीण वाले आप लोग को इसकी सूचना ग्रामीण जनता ने हमको भी दिया। आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट स्थित गंगा तट से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। स्थानीय लोगों ने मौत के कारणों को बताने में असमर्थता जताई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने युवक के अर्ध विक्षिप्त होने की संभावना जताते हुए कहा है कि युवक बीते बुधवार को गायघाट पर गंगा में डूबने का प्रयास कर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक के मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा। बॉडी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। अगल बगल से पूछताछ में ये बात मालूम चला कि ये कल दिन में यह व्यक्ति जो है बार बार जो है नदी किनारे में पानी में जा रहा था। उसको बाहर भी निकालने की कोशिश लोग किए, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहा। ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से असंतुलित था और उसे पानी में डूबने से या अथवा किसी बीमारी कारण से इसकी मृत्यु हुई है। शराब का भी सेवन किया जाता है।
नहीं, ऐसा ऐसा उसके बॉडी से कहीं स्मेल उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। क्या मानसिक रूप से दिक्कत था? मानसिक रूप से पहचान नहीं हो पाया। पहचान। सावरकर को लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि एक नए चश्मे से हमें देखने की जरूरत है। सावरकर को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों में युद्ध भी है, बुद्ध भी है, राग भी है, द्वेष भी है। इसलिए इतिहास में हुई गलतियों से सीख लेते हुए हर देश को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। लेकिन जब इतिहास लेखन आक्रांता के प्रशस्ति गान से प्रेरित हो तो उस देश की आने वाली नस्लें क्या सीख लेंगी? यही वजह है कि आज की तारीख में बीजेपी देश में इतिहास के पुनर्लेखन पर जोर दे रही है। आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है। मैं देश की युवा पीढ़ी को जरूर कहूंगा कि हमें जो आजादी मिली है इसको कैसी यातना। जो पार्टी राजनीतिक सत्ता प्राप्ति कर अकूत संपत्ति अर्जित करने को सुराज मानती हो, जिस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने को स्वराज कहता हो, उस पार्टी और उसके नेताओं से भारतीय इतिहास पर प्रवचन नहीं चाहिए। भारतीय इतिहास जो नेहरूवादी अंग्रेज परस्त इतिहास है, इसने इतिहास के पन्नों से दलित, पिछड़े, किसान और उन महानायकों को मिटा दिया है जिन्होंने भारतीय इतिहास के लिए खून पसीने और जान तक न्यौछावर किए। वीर सावरकर ऐसे भी महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया और वीर सावरकर की गाथा भारतीय इतिहास के मोस्ट पेनफुल डिस्क्रिप्शंस में से एक है। वर्तमान में हमारे स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो लोगों की चेतना, जिसे हम सामूहिक सामाजिक चेतना कहते हैं, उससे कहीं भी मेल नहीं खाता है। भारत का अधिकांश इतिहास औपनिवेशिक काल में लिखा गया जो कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। बाद में कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजी हुकूमत का गजब का महिमा मंडन किया और देश के लिए जान देने वाले भारत माँ के सपूतों को उनके आगे बौना कर दिया। हालांकि आज की तारीख में इतिहास के पुनर्लेखन को राजद सिरे से खारिज करती है। वो लोग बस यही सब में उलझा के रखते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम में तो कभी इतिहास और भूगोल में उलझा कर करके, और विकास की बात नहीं करते हैं। वो लोग मन की बात जो कर रहे हैं वो काम की बात करें। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा उसकी बात होनी चाहिए, यहाँ विकास कैसे हो उसकी बात होनी चाहिए। इतिहास और भूगोल से काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजों के और मुसलमानों का ज्यादा जिक्र है, बाकी किसी का जिक्र नहीं है। फालतू का बात करते हैं, उन लोग काम की बात कभी नहीं करते। ऐसे में इतिहास की सही विवेचना के बारे में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। देश के इतिहास में घटित घटनाओं अथवा काल खंडों की प्रस्तुति वर्तमान में कैसे की जाए, इस यक्ष प्रश्न को वर्तमान में भी तार्किक बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस देश ने अपने इतिहास को भुला दिया उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। DTV भारत के लिए उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने महानवमी के मौके पर सब परिवार कन्या पूजन किया। भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर में उन्होंने परिवार सहित पूजा अर्चना की, जिसके बाद कन्या पूजन किया गया। इस दौरान उन्होंने तमाम राज्यवासियों को नवरात्र की बधाई दी, साथ ही माता से कोरोना को दूर करने की भी आशीष मांगा। जमशेदपुर में कई पंडालों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले पर प्रशासन ने दबिश बनाई, जहां कुछ पंडालों में प्रशासन और पूजा समिति की नोकझोंक भी हुई। इस मामले पर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला प्रशासन और पूजा कमेटियों से संयमता पूर्वक पूजा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कहीं पंडाल के कद को ज्यादा ऊंचा रखा गया था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्रवाई से किसी की भी भावना आहत हुई है तो वो खुद राज्य के मंत्री होने के नाते सभी से माफी
माफी मांगते हैं। तमाम पूजा समितियों से अपील उन्होंने की है कि सभी प्रशासन और सरकार का साथ दे ताकि कोरोना भी नियंत्रण में रहे और त्योहारों को भी शांतिपूर्वक संपन्न करवाया जा सके। प्रशासन यहाँ दोषी और निर्दोषी की बात नहीं है, बात है कि कोविड-19 की विभीषिका को हम लोगों ने देखा है और वो खतरनाक लम्हों को बयान नहीं किया जा सकता है और तीसरी लहर की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए उसी के मद्देनजर थोड़ी हम लोगों को, मैं खुद भी पूजा करता हूँ, उपवास रखता हूँ, मेरा पूरा परिवार रखता है और हम लोगों को करना भी चाहिए। और मैं प्रशासन से भी ये जरूर निवेदन करूंगा कि थोड़ा संयम प्रशासन को भी बरतना चाहिए। यूपी के आगरा में राशन डीलर के भाई की खुली गुंडाई देखने को मिली। राशन डीलर कार्ड धारक के गांव में तमंचा लेकर पहुंच गया और झगड़ा करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इत्मादपुर विधानसभा के गांव का है और हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर की जनता ने जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में कांग्रेस पर विश्वास जताया है। जिले के कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत मिली है। इस अवसर पर राज्य के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता ने पसंद किया है। वहीं वार्ड नंबर 20 से जिला पार्षद सदस्य जगदीश जाटव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रम मंत्री का जुलूस निकाला। जूली को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में भारी बहुमत के लिए 6ठे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। भारत ने सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने लिखा, भारत 6ठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। कोयला संकट देश में अब भी जारी है। अभी 135 पावर प्लांट देश में हैं जहां कोयले से बिजली तैयार की जाती है। सरकारी आंकड़ों की यदि बात की जाए तो 18 प्लांटों में तो कोयला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 20 प्लांट ऐसे हैं जहां 1 सप्ताह का ही स्टॉक बचा हुआ है। ये स्थिति तब है जब इस साल कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और फिर भी कोयला संकट क्यों है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। और देश में कोयला संकट पर पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कोयला संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसकी हकीकत ये है कि हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक मौजूद है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।